नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। बच्चों, आज वर्ग 8 के अंतर्गत प्रथम अध्याय परिमेय संख्याओं के कुछ प्रश्न उत्तर हम लोग साथ में मिलकर करेंगे। अभी तक हम लोग परिमेय संख्या से संबंधित परिमेय संख्या क्या है, उसके जोड़ घटाव कैसे हो रहे हैं, वह किन गुण धर्मों का पालन करता है, जैसे आपने देखा समवर्ग का गुण, साहचर्य गुण, क्रम विनिमय का गुण, इसके साथ ही साथ वितरण या बंटन नियम का गुण। इन गुणों को पढ़ने के बाद इनके उपयोग से प्रश्नों को हल कैसे करते हैं, आइए कुछ प्रश्न हम लोग देखते हैं। आप ही के अध्याय से, आप ही के किताब से कुछ प्रश्न हमने छाटे हैं। इसके अलावा आपको और भी सारे प्रश्न करने हैं। हम लोग एक साथ मिलजुल के जो प्रश्न करेंगे वो प्रश्न आपके बोर्ड पर लिखे हैं। आइए शुरू से शुरू करते हैं। जैसे सबसे पहला प्रश्न हमने लिखा है, मान ज्ञात करें। इस प्रकार के व्यंजक आपको लंबे लंबे मिल सकते हैं, कभी जोड़ के साथ, कभी गुना के साथ, घटाव के चिन्ह के साथ, ऋणात्मक, धनात्मक। अब इन व्यंजकों को हम कैसे हल करेंगे, आइए ध्यान देते हैं। सबसे पहला प्रश्न आप देख पा रहे हैं, लिखा हुआ है 5/12 प्लस -3/8 प्लस -7/16 प्लस 11/12। एकदम आसान सा भिन्न का जोड़ है। हल करने के लिए अब चूंकि बहुत सारा है एक साथ, तो हम ऐसा कर देते हैं, इसको थोड़ा सजा लेते हैं। यदि हम इस प्रकार लिखें 5/12 प्लस 11/12 प्लस -3/8 प्लस -7/16। अब आप सोचिए, क्या ऐसा हम लिख सकते हैं? और लिख सकते हैं तो इसमें कौन सा गुण लगा, आप खुद से सोच के बताइए। हमने इसके पहले साहचर्य गुण का चर्चा किया है आपके साथ, और उसके बहुत सारे उदाहरण भी हमने देखा है। उसमें आपने जाना था कि यदि बहुत सारा मिल जाए तो आप ग्रुपिंग चेंज कर सकते हैं परिमेय संख्याओं में। इससे कोई अंतर उसके रिजल्ट पर, फल पर नहीं पड़ता है। तो साहचर्य गुण का उपयोग करके हमने इसको दो ग्रुप कर लिया, धनात्मक संख्याओं को एक साथ रख लिया है और ऋणात्मक संख्याओं को एक साथ। आइए थोड़ा आसान हो जाएगा हल करना, आप एक साथ भी कर सकते थे। इन दोनों को हल करने के लिए पहले क्या लेते हैं, बिल्कुल लघुत्तम लेंगे। भिन्न का जोड़ आपको खूब अच्छे से आता है। आइए खुद से हल कीजिए और साथ साथ में हल करते चलिए। आप भी कॉपी कलम रखिए साथ में और हल करते चलिए इसको। प्लस उसी प्रकार से इधर का यदि लघुत्तम लेंगे, देख लीजिए 8 है और 16 है, कितना हो जाएगा लघुत्तम 16, 6 प्लस -7। आइए अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, 11 5 16/12 प्लस 7 6। दोनों ऋणात्मक संख्याएं हैं, तो उस स्थिति में क्या होता है, ऋणात्मक संख्याओं का जोड़ और घटाव खूब अच्छे से हमने परिमेय संख्या में देखा है, संख्या रेखा के आधार पर भी देखा है, उस आधार पर हम कर रहे हैं। आइए अब क्या करेंगे, दोनों का लघुत्तम ले लेते हैं। 12 और 16 का लघुत्तम आप खुद से ज्ञात कर लीजिए अपने अपने कॉपी पर, साथ साथ में ज्ञात करते चलिए। उसके बाद 12 से भाग देंगे 4, 16 चौका 64 प्लस 16 3 48 13 3 39। चिन्ह कौन सा है, माइनस का है। अब ऊपर में देखिए अंश वाले स्थान पर एक धनात्मक संख्या है और एक ऋणात्मक संख्या है, बिल्कुल घटेगा। और चिन्ह किसका रहेगा, जिसका संख्यात्मक मान बड़ा है, यानी धनात्मक का। आइए हल कर लेते हैं। पच्चीस बटा 48। इस प्रकार से फाइनली आपको उत्तर प्राप्त हो गया 25/48। इसी प्रकार से आप अन्य प्रश्नों को, ऐसे बहुत सारे प्रश्न आपके किताब में अभ्यास के लिए दिए गए हैं, उन प्रश्नों को आप खुद से बनाइए और प्रयास कीजिए कि साहचर्य का भी पालन करें। उसमें एक जगह ग्रुपिंग करके बनाइएगा, समूह बना लीजिएगा, तो काफ़ी आसान हो जाएगा बनाना। पहला प्रश्न हमने बनाया है पहला का ए। अब इसके बाद हम लोग एक दूसरे प्रश्न, पहला का ही बी भी दिया गया है आपको,
आइए उस पर चर्चा करेंगे। पहला का बी जो प्रश्न है, आप जरा ध्यान दीजिए प्रश्न पर। हम प्रश्न को दोहरा कर नहीं लिख रहे हैं। प्रश्न यहाँ लिखा हुआ है आपका -4/5 गुना 16/7 प्लस 3/5 गुना 16/7। आप यदि प्रश्न को देखेंगे ध्यान से तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा कि ठीक इसी ही प्रकार का और भी व्यापक रूप आपने देखा है। जब हम आपको वितरण नियम या बंटन नियम बता रहे होंगे तो उस समय कुछ इसी प्रकार का व्यापक रूप था, AB + AC। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? आप देखिए, एक समान राशि 16/7 दोनों में है। आइए इसको हम एक जगह कर ले, वितरण या बंटन नियम से। तो ध्यान दीजिए क्या बचेगा, इसमें 16/7 हमने रख लिया एक जगह, तो इधर आ गया आपका -4/5 और इसमें बच गया प्लस 3/5। आइए हल करते हैं। अब इसके आगे की प्रक्रिया क्या करते हैं? जो कोष्ठक में है उसको एक इकाई के रूप में हम लोग समझते हैं। कोष्ठक का प्रयोग भी आपने सीखा है और इसको हल करेंगे। और ये वाली जो बात हमने लिखा है, इससे ये किससे लिखा है? यदि नियम की चर्चा हम करना चाहें या कहना चाहें आपको कि किस नियम के हिसाब से लिखाया है, तो आपको याद होगा वितरण नियम, या इसका और भी क्या नाम बताए थे आपको, बंटन नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। हमने खूब अच्छे से पढ़ा है प्रत्येक नियम को। उस नियम के आधार पर ये हो गया 16/7। इन दोनों को हल करने के लिए लघुत्तम ले लेंगे। ऊपर है आपका -4 और प्लस 3। फाइनली आपका आ गया 16/7 गुना -4 और +3 मिलेगा तो -1 और बटा में है आपका 5। अंश को अंश से और हर को हर से गुना कर ले, -16/35। ये हम लोगों ने उत्तर प्राप्त कर लिया। आप भी साथ साथ करते चलिए और कहीं दिक्कत होता है तो आप हमारी सहायता ले सकते हैं। इस प्रकार से पहला प्रश्न का दोनों A और B हमने अभी आपको बताया है, या हम लोग साथ में मिलकर बनाए हैं। अब हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है, आइए पहले पढ़ें हम इसे। लिखा है -5/12 का योज्य प्रतिलोम कौन है और जो है वो क्यों है? याद कीजिए, जब हम थ्योरी पढ़ रहे थे परिमेय संख्याओं का, योज्य प्रतिलोम की हमने चर्चा किया था। ऋणात्मक चिन्ह वाली जो संख्या होती है वो योज्य प्रतिलोम होता है। योज्य प्रतिलोम हमने पूर्णांक के लिए भी जाना है और साथ ही साथ परिमेय संख्या के लिए भी जाना है। तो बहुत ही आसान प्रश्न है। यहाँ दिया गया है आपको -5/12 का योज्य प्रतिलोम पूछा जा रहा है। -12 का योज्य प्रतिलोम, या इसे योगात्मक प्रतिलोम भी कहीं कहीं लिखा गया है, एडिटिव इनवर्स। तो आपको याद होगा हम बताए थे योज्य प्रतिलोम क्या होता है। ऐसा विलोम, ऐसा उल्टा, योज्य की क्रिया यानी जोड़ने की क्रिया से कितना हो जाए, 0 हो जाए। और निकालने का तरीका क्या है, बहुत आसान। जो भी संख्या दी गई है उसके अपोजिट चिन्ह वाला को हम लोग योज्य प्रतिलोम कहते हैं। जैसे अगर -5/12 है तो इसका योज्य प्रतिलोम कितना हो जाएगा, 5/12। और ये उल्टा में भी ठीक है, यदि 5/12 का पूछा जाएगा तो -5/12। आप याद कीजिए, व्यापक रूप में आपके कॉपी में लिखा होगा कि A/B है तो उसका योज्य प्रतिलोम -A/B और -A/B का A/B। उत्तर तो हो गया, लेकिन अब प्रश्न है क्यों, इसे ही हम योज्य प्रतिलोम क्यों कहते हैं? तो ध्यान दीजिए, योज्य प्रतिलोम ऐसे दो नंबर्स, ऐसे दो परिमेय संख्याएं जिसको यदि जोड़ा जाए और जोड़ने पर 0 प्राप्त हो जाए, हम चेक करके देखेंगे कि ये योज्य प्रतिलोम है कि नहीं। इसके लिए क्या करेंगे, दोनों को योग के चिन्ह से, जोड़ के चिन्ह से कनेक्ट करेंगे और फिर इसकी संक्रिया करेंगे। 12 लघुत्तम, ऊपर -5 + 5, और इस प्रकार से आपका यदि आप हल करेंगे तो आप पाएंगे कि आपको उत्तर प्राप्त हो रहा है 0। अब यदि दो भिन्न हैं या दो परिमेय संख्याएं हैं, दोनों को जोड़ने से यदि 0 प्राप्त हो गया
तो हम कहेंगे कि यह योज्य प्रतिलोम है। तो हाँ और क्यों, तो उसके लिए जवाब में ये आपको लिखना पड़ेगा। आप नीचे में लिख सकते हैं इस प्रकार -5/12 एवं 5/12 एक दूसरे के योज्य प्रतिलोम हैं। एक दूसरे के योज्य प्रतिलोम हैं। इस प्रकार से लिख करके आप साथ साथ में बनाते चलिए। ऐसा बहुत सा प्रश्न हमने पीछे भी उदाहरण में किया है और अभी भी एक हम आपके साथ डिस्कस किए हैं। अब कोई भी योज्य प्रतिलोम का प्रश्न आएगा, आशा है आपसे बनेगा। अगले प्रश्न की ओर चले, ध्यान दीजिए प्रश्न संख्या 3 पर। आइए हम लोग साथ साथ में पढ़ते हैं। आशा है आप कॉपी कलम रखे हैं साथ में। प्रश्न संख्या 3 है आपका 3.1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है। अब है या नहीं है इसकी पहले जांच करेंगे और उसके बाद यदि है तो क्यों है। जैसे हम लोग योज्य प्रतिलोम के लिए देखे थे उसी प्रकार से गुणात्मक प्रतिलोम याद कीजिए, जब हम पढ़ रहे थे पिछली कक्षा में गुणात्मक प्रतिलोम के बारे में, बिल्कुल इसी प्रकार का थ्योरी उसका भी था, कॉन्सेप्ट उसका भी था। अंतर कहाँ था उसमें, जो योग की क्रिया करके हम लोग शून्य ला रहे थे वहाँ पर गुणात्मक प्रतिलोम में ऐसे दो परिमेय संख्याएं जिसकी गुणा की संक्रिया करने पर कितना आना चाहिए, बिल्कुल अब 1 आना चाहिए, तब उसे हम गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं। या उसका और भी नाम हम आपको बताए थे यदि याद होगा तो, हाँ बिल्कुल व्युत्क्रम कहते हैं। व्युत्क्रम भी गुणात्मक प्रतिलोम को ही हम लोग कहते हैं। तो आइए हम चेक करते हैं कि ये सत्य लिखा गया है या नहीं लिखा गया है। जांच करने के लिए क्या करेंगे, 3.1/3 है, प्रश्न को हम दोहरा कर नहीं लिख रहे हैं, इसका पूर्णांक पहले तोड़ लेते हैं। क्या हो जाएगा 3 तिहाई 9 1 10/3 और गुणात्मक प्रतिलोम क्या दिया गया है आपको 0.3। यदि याद होगा आपको तो याद कीजिए गुणात्मक प्रतिलोम चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करके गुणा करके यदि 1 आ जाता है तो हम कहेंगे कि हाँ यह गुणात्मक प्रतिलोम है। आइए हल करते हैं। कैसे हल करेंगे, यह लिखा हुआ है 10/3 गुना 0.3 है और इस प्रकार की संख्याओं को हल करने के लिए हम क्या करते हैं, दशमलव को पहले हटा लेते हैं। दशमलव हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 चूंकि दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 0 देते हैं। पूर्व में आपने ऐसे संक्रियाएं पढ़ी हैं, 10 से 10 और 3 से 3 यदि कैंसिल हो गया, कट गया है, तो फाइनली आपका उत्तर कितना आ गया, 1। अब देखिए वैसे दो भिन्न जिनको गुणा करने पर यदि 1 प्राप्त हो जाए तो वे दोनों आपस में एक दूसरे के गुणात्मक प्रतिलोम कहलाते हैं। और यहाँ हम लोग पा रहे हैं कि 1 आ गया है, तो हम फाइनली लिखेंगे कि अतः 3.1/3 एवं 0.3 गुणात्मक प्रतिलोम हैं। गुणात्मक प्रतिलोम हैं। और इस प्रकार से आप किसी का भी जांच कर सकते हैं। इसका व्यापक रूप आपको याद होगा। व्यापक रूप में हमने क्या बताया था, यदि a/b एवं c/d दो परिमेय संख्याएं हैं इस प्रकार कि a/b गुना c/d बराबर 1, तो वे दोनों आपस में एक दूसरे के गुणात्मक प्रतिलोम कहलाते हैं। आइए प्रश्न संख्या 4 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 में लिखा हुआ है 5/18 को, बहुत ध्यान से यदि प्रश्न को पढ़ेंगे तो आधे प्रश्न तो पढ़ते पढ़ते बन जाते हैं, यदि आप भाषा को ठीक ठाक पढ़ के समझ पा रहे हैं तो। प्रश्न संख्या 4 की चर्चा हम लोग कर रहे हैं, आइए मिलजुल के बनाते हैं, आप भी साथ साथ में बनाइए। लिखा है 5/18 को -7/22 के व्युत्क्रम, जिसे हम लोग गुणात्मक प्रतिलोम भी कहते हैं, से गुणा कीजिए।
आइए हल करते हैं। जो जो कहा गया है बस वही काम आपको करना है और गणित में काफ़ी आसानी से आप उत्तर तक पहुंच सकते हैं। लिखा हुआ है 5/18, तो हमने भी लिखा है 5/18। अब इसको क्या करना है, इसको -7/22 के व्युत्क्रम, -7/22 के व्युत्क्रम से गुणा, ये काम हमको करना है। आइए करते हैं। तो सबसे पहले तो इसका व्युत्क्रम हमको जानना होगा, और व्युत्क्रम या गुणात्मक प्रतिलोम एक ही चीज़ है, अभी भी चर्चा कर रहे थे, और ज्ञात करना काफ़ी आसान है, बस उल्टा कर देना है। ऐसा उल्टा करना है कि गुणा करके एक आ जाए, तो उसे हम लोग गुणात्मक प्रतिलोम कहेंगे। तो आइए पहले लिख लेते हैं -7/22 का व्युत्क्रम कौन होगा, आप बताइए खुद से। ऐसा बहुत सा प्रश्न हमने किया है पीछे, बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, हो गया 22/7। निगेटिव है तो निगेटिव ही रह जाएगा। अब प्रश्न पर चलिए। प्रश्न कह रहा है 5/18 को क्या करना है, गुणा करना है। तो गुणा का चिन्ह लगाया हमने, किससे, 7/22 के व्युत्क्रम से, और उसका व्युत्क्रम है आपका -22/7। हो गया। अब इसको सिर्फ हल करना है, और हल करना आप जानते हैं। आइए, कट सकता है तो काट देंगे, 2 से 9 बार और 2 से 11 बार, और फाइनली हमको आ गया 11×5=55 × 9×7=63। ध्यान रखिए, चिन्ह का बहुत ध्यान रखेंगे। यहाँ पर एक ऋणात्मक चिन्ह था तो यहाँ ऋणात्मक हो जाएगा, और 2 ऋणात्मक मिलके कैसे धनात्मक हुआ था हम लोग पैटर्न की सहायता से पीछे देखे थे। फिलहाल हमारा फाइनली उत्तर हो गया -55/63। इस प्रकार आपने उत्तर प्राप्त कर लिया। ऐसे जो भी अभ्यास में प्रश्न हैं उनको आप हल कीजिए। आशा है आप सभी प्रश्नों को बना पाएंगे। अब हम लोग पूरे परिमेय संख्या के अंतर्गत क्या क्या सीखे हैं, इसका एक ओवरव्यू हमने अभी तक क्या सीखा पूरे परिमेय संख्या में, बहुत ही संक्षेप में आइए चर्चा कर लेते हैं। परिमेय संख्या अध्याय के अंतर्गत हम लोगों ने सीखा है, सबसे पहले संख्या के परिवार के बारे में। हम लोगों ने जाना है कि गिनती की संख्या का जो बहुत बड़ा परिवार है, इस बड़े परिवार को यदि हम इस प्रकार से दिखाएं तो क्या नाम दिए थे उसका, प्राकृत संख्या। आइए तेजी से दोहराते चलते हैं, बहुत डिटेल नहीं करेंगे अब। और प्राकृत संख्या जो था, ये गिनती की संख्या को कह रहे थे हम लोग। जहाँ से भी काउंटिंग शुरू करते हैं, 1 से लेकर के बस गिनते जाइए अनंत तक, बहुत लंबा चौड़ा परिवार है। लेकिन इसी के परिवार में यदि एक सदस्य और मिल जाता है शून्य के रूप में, तो इसका परिवार थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, और इस प्रकार से जो नया परिवार बन रहा है उसका काम क्या नाम दिया था हम लोगों ने, पूर्ण संख्या, होल नंबर। अब संख्या पूरा हुआ। उदाहरण की बात करेंगे यदि हम, तो प्राकृत संख्या में जहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 सब था, पूर्ण संख्या में हम लोग शून्य को भी शामिल कर लेते हैं, अर्थात पूर्ण संख्या में 0 1 2 3 4 5 और इस प्रकार की संख्याएं होती है। इसके बाद यदि ऋणात्मक संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाए, आपने देखा था कि आम जीवन में जहाँ धनात्मक संख्याओं की जरूरत पड़ती है वहीं पर हमको ऋणात्मक संख्या की भी जरूरत पड़ती है। जैसे बहुत सारा उदाहरण हमने लिया था, ऊंचाई का, गहराई का, लाभ का, हानि का, औसत से अधिक वर्षा का, कम वर्षा का, बहुत सारे रियल लाइफ से एग्जाम्पल्स हमने लिए थे। और आपने जाना था कि ऋणात्मक संख्याओं की भी ज़रूरत पड़ती है, और जब उनको भी इंट्रोड्यूस कर दिया जाए इस परिवार में, इस पूरे परिवार में, पूरा प्राकृत, पूरा पूर्ण, और साथ ही साथ इसके अलावे ऋणात्मक संख्याओं के भी परिवार को यदि इसमें शामिल कर लें, तब जो एक बड़ा सा परिवार हमारा बना उसका नाम हम लोग देते हैं पूर्णांक, इंटीजर्स जिसको कह रहे थे। इसमें कौन कौन आ रहा था आपको, ऋणात्मक संख्याएं, शून्य और धनात्मक संख्याएं। शून्य का क्या प्रॉपर्टी है, ये सब कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं। और इसके बाद हमने पाया कि पूर्णांक संख्याओं के अलावे भी
जब हम दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं संख्याओं का, तो बहुत बार ऐसा होता है कि पूर्ण और पूर्णांक संख्या से ही सिर्फ काम नहीं चलता है, संख्याओं के भिन्नात्मक रूप को भी शामिल करना पड़ता है। और इस प्रकार से इस परिवार को यदि और बढ़ा दिया जाए, वैसी सभी संख्याओं को यदि ले लिया जाए, पूर्णांक के अलावे, प्राकृत पूर्ण पूर्णांक तो रहेगा ही, इसके अलावे यदि भिन्नात्मक संख्याओं को भी ले ले, अंश और हर के रूप में जो रहता है P/Q, जिसे हम लोग लिख रहे थे, ध्यान देना है जहां हर के जगह पर 0 ना होता हो, उन सभी संख्याओं का ये जो बड़ा सा परिवार हो गया, इस पूरे बड़े परिवार का नाम हम लोग दिए थे परिमेय संख्या। हम उदाहरण नहीं लिख रहे हैं इसमें, ये आपका काम है। आप अपनी कॉपी पर प्रत्येक का उदाहरण खुद से लिखिए, जिससे आपको फिर से दोहराव हो जाए। एक बार तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं, आपने लिख भी लिया है, अभी फिर से आप कॉपी पर साथ साथ में हम संख्या का नाम लिख रहे हैं, आप क्या कीजिए उसका उदाहरण भी लिखते चलिए। इस प्रकार आपने देखा कि परिमेय संख्याओं का परिवार हमको पता हो गया, बहुत बड़ा परिवार है। सारी प्राकृत संख्याएं, शून्य, सारी ऋणात्मक संख्याएं और साथ ही साथ भिन्नात्मक जितने भी संख्या हैं, जैसे 2/3, -3/4, 4/5, ऐसी सभी संख्याओं को परिमेय संख्या के अंतर्गत रखते हैं। सिर्फ वैसी संख्या जिसके हर में 0 हो जाए, जैसे 5/0, 9/0, ऐसी संख्याओं को हमने आपको बताया था कि ये अपरिभाषित के अंतर्गत आती हैं। संख्याओं की जानकारी लेने के बाद याद कीजिए, हम आपको योज्य तत्समक बताए थे, योज्य तत्समक, और एक इसी प्रकार का गुणा का भी तत्समक बताया था हमने आपको। ध्यान में है आपको? किसको कह रहे थे? वैसी संख्या जिसको योग की क्रिया करें, जोड़ की क्रिया करें, तो उस पर कोई असर नहीं पड़े। और ऐसा आपको कौन प्राप्त हुआ था? योज्य तत्समक में 0, और गुणात्मक तत्समक या गुणा तत्समक के रूप में कौन सी संख्या थी? 1। और सबका व्यापक रूप भी लिखा हुआ है, हम सिर्फ तेजी से इसको एक बार दोहरा रहे हैं। इसके अलावे अभी आपने गुणात्मक प्रतिलोम देखा है, पता हो गया है ऋणात्मक चिन्ह वाले को, यानी a यदि लिखें तो a के लिए -a हो जाएगा आपका गुणात्मक प्रतिलोम। कुछ इस प्रकार का कि इसको जोड़ने पर कितना आ जाए? 0, सॉरी योगात्मक प्रतिलोम। और गुणात्मक यदि बात करेंगे तो उसमें गुणा का ऑपरेशन आएगा, संक्रिया आएगा, और इस प्रकार से आएगा, यदि a/b और गुना c/d, दो ऐसे परिमेय संख्या हैं जिसको गुना करने पर गुणनफल 1 प्राप्त होता है, तो ये दोनों जो परिमेय है a/b और c/d एक दूसरे के गुणात्मक प्रतिलोम कहलाते हैं। इसके अलावे हमने बहुत सारे गुणधर्म, जैसे संवरक होने का या समृद्ध होने का क्लोजर गुण देखा है। इसके अलावे क्रम विनिमय का गुण देखा है। यदि कहीं आप कुछ भूल रहे हैं तो एक बार पीछे पलटिए, कॉपी सब आपको मिलेगा। क्रम विनिमय किसके लिए था, याद है आपको? बिल्कुल, 2 प्रकार के संक्रिया के लिए था, जोड़ में काम कर रहा था और गुणा में काम कर रहा था। प्रत्येक का उदाहरण के साथ लिखा हुआ है। इसके अलावे साहचर्य नियम हम लोगों ने देखा था। साहचर्य नियम भी गणित की 2 संक्रियाओं के साथ परिमेय संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या सबके लिए काम कर रहा था। और वो 2 जो संक्रियाएं थे गणितीय, वो कौन कौन थे? जोड़ और गुणा। इसके अलावे और भी कौन कौन से नियम हम लोग पढ़े हैं? वितरण या बंटन नियम की भी चर्चा हमने की है। इस प्रकार से परिमेय संख्याओं के अंतर्गत जो मुख्य बातें हम पढ़े थे, एक बार हम आपको उसका रिवीजन कर दिए हैं और प्रश्न भी बना लिए। आशा है आपको अच्छा लगा होगा। इसके अलावे जो भी एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज हैं, हम आशा करते हैं कि आप सारे प्रश्नों को बनाएंगे, एक एक प्रश्न को उदाहरण भी नहीं छोड़ना है। इसके साथ ही परिमेय संख्याओं का चैप्टर समाप्त होता है। धन्यवाद।